तो बच्चों अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट रिफॉर्म पे, जो कि है ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में जैसा कि आप जानते हो 3 रिफॉर्म्स की बात करी थी मैंने, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हम अपने फाइनल रिफॉर्म पे आ गए हैं, जो कि है ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी। चलिए पढ़ते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, नेम से आप सारी चीजें पहचान सकते हैं कि कर क्या रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल, किसी भी चीज को ग्लोबल मतलब इंटरनेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज को ले जाना, दैट इज ग्लोबल। वही चीज है इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट इज नोन एज अ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, it is an outcome of the set of the various policies that are aimed at transforming the world towards a greater independence and integration। ठीक है, बेसिकली एक डेफिनेशन के लिए है, इसको आप रीड कर सकते हैं। कुछ नहीं, हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन के लिए और वर्ल्ड से इंटरेक्ट करने के लिए यही फायदा है इसका। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ नेटवर्क एक्टिविटीज ट्रांसेंडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब बाउंड्रीज को क्रॉस करके हम लोग क्या करें, इंटरनेशनल लेवल पे वी आर इंटीग्रेटिंग, ताकि देयर इज एक्सचेंज ऑफ मेन एंड मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, यही सब चीजें हम ग्लोबलाइजेशन में कवर कर रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन में हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम जो पढ़ते हैं वो है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग नथिंग बट ये है कि एक कंपनी क्या करती है, हायर करती है रेगुलर सर्विसेज को, मतलब कुछ सर्विसेज के लिए हायर करती है फॉर पीपल जो बाहर, मतलब बाहर रिमोटली लोकेटेड है। ठीक है, उनसे काम करवाती है और कुछ उनसे पे करती है। तो यही चीज में है, इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स द रेगुलर सर्विस फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज विच आर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली, लाइक जैसे लीगल एडवाइस हो गए, कंप्यूटर सर्विस हो गई, एडवर्टाइजमेंट हो गई, सिक्योरिटी हो गई। आपने देखा होगा हमारी कंट्री में कॉल सेंटर्स, बीपीओज, ये सब काम करते हैं, ये एक आउटसोर्सिंग का पार्ट है। देखो इस फोटो में भी आप देख सकते हो, ये जो बीपीओ सेक्टर है बेसिकली ये आउटसोर्सिंग का ही काम करते हैं। तो क्या करती है, बाहर की जो फर्म्स है हमारी कंट्रीज में वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि हम उनको प्रोवाइड करते हैं कम पैसों में एंड चीप लेबर एंड चीप कॉस्ट पे। It has grown largely on account of various modes of communication. ठीक है, many services such as a voice-based business processes popularly known as a BPO या फिर call centers भी कह सकते हैं हम इन्हें, रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, क्लिनिकल एडवाइस हो गई, टीचिंग, ये सारी की सारी चीजें अब आउटसोर्स कर चुके हैं और इंडिया एक मेजर आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बन चुका है ऑफ द वर्ल्ड। मैनी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या फिर स्मॉल कंपनीज भी अपने जो चीज़ें हैं और सर्विसेज हैं इंडिया को आउटसोर्स कर रही हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है कि क्यों इंडिया को ही एक फेवरेबल लोकेशन चूज किया गया है आउटसोर्सिंग के लिए। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बच्चों क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको पहले तो ईयर ऑफ फॉर्मेशन जानना चाहिए कि कब फॉर्म हुआ था, 1995। और उससे भी ज़्यादा मतलब मेजर जो पॉइंट है कि कौन से एग्रीमेंट का ये सक्सेसर रहा है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, दैट इज नथिंग बट गैट, इसका ये सक्सेसर रहा है। पहले ये एग्रीमेंट हुआ था गैट जो था कि 1948 में आया था, जिसमें 23 कंट्रीज ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट थी, जिसमें किस लिए था, टू एडमिनिस्टर मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मतलब सबको इक्वल हिस्सेदारी दी जाती है ताकि वो ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके। equal opportunities to all the countries in the national market for trading purposes। बेसिकली गैट फॉर्म किया गया था ताकि सब इक्वली अपने ट्रेड को बढ़ा पाए, अपनी बाउंड्रीज को ओपन कर पाए और सबको बेनिफिट हो सके। WTO is expected to establish rule based trading regime। क्या है, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग होगी, मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है। जैसे क्या होता है, चाइना क्या करता है, चाइना रूल्स के हिसाब से नहीं चलता। चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी को इतना डीवैल्यू कर देता है, अपने प्रोडक्ट्स को इतना ज्यादा सस्ता कर देता है कि सब कंट्रीज क्या है उससे खरीदने लगते हैं। तो इससे ना एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों हमारा डंपिंग का। तो चाइना क्या करता है, अपने गुड्स को ना इंटरनेशनल मार्केट में डंप करता है, सस्ते में बना लेता है अपने बहुत ज्यादा और फिर सस्ते में प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अपने पास मतलब कमा लेता है। पर जो मेजर इकोनॉमीज हैं जो सेम प्रोडक्ट बनाती है बट वो महंगे में बना पाती है, तो वो तो इतने सस्ते प्रोवाइड नहीं करती है। तो इससे क्या होता है, चाइना ने जो सारा बाजार कैप्चर कर लिया सस्ता प्रोवाइड करके,
बट वो मेजर इकोनॉमीज डिस्ट्रेस में आ जाती हैं, क्राइसिस में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड ही नहीं कर पाती हैं। इसीलिए हमारा WTO को एस्टैब्लिश करा गया ताकि वो रूल के साथ से एक ट्रेडिंग प्रोसीजर बनाए इन विच द नेशंस कैन नॉट आर्बिट्ररली प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड। क्या नेशन क्या करते हैं, अपनी इकोनॉमी को तो बचा दिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट के टैरिफ वैरिफ लगा के, ठीक है, पर बाहर की इकोनॉमी जो ओपन है वहां पे अपने गुड्स को डंप कर दिया, वो चीजें ना हो, इसीलिए WTO आया है। In addition, its purpose is also to enlarge the production and the trade of the services to ensure optimum utilization of the world resources and to protect the environment. WTO agreements cover, अब इसमें क्या क्या कवर करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ट्रेड इन गुड्स एंड द ट्रेड इन सर्विसेज। ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज ये दो चीजें WTO के एग्रीमेंट को कवर करते हैं टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ। क्या रिमूव किया, टैरिफ as well as non-tariff barriers, to removal of tariff और non-tariff barriers को remove करके and providing greater market access to the all member countries। क्या है, टैरिफ बैरियर्स को और नॉन टैरिफ बैरियर्स को हटा देते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया, कोटा रिस्ट्रिक्शंस, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन, टैरिफ रिडक्शन, ये सारे जो है इन टैरिफ को हटाएंगे और नॉन टैरिफ बैरियर को भी हटाएंगे। नॉन टैरिफ बैरियर क्वांटिटेटिव के टर्म में कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं वो, and greater market access to all the members, सब market members को greater access provide करेंगे। As an important member of WTO, India has been at the forefront in framing fair global rules, regulation and safeguards and advocating the interest of the developing countries। Basically देखो ये सारा चैप्टर जो है ना बच्चों, थोड़ा सा मतलब आपको ना दिक्कत होगी इसको पढ़ने में, क्योंकि आपको लगेगा कि कितनी थ्योरी पढ़ रहे हैं, पर इसको थ्योरी की जगह ना आप एक नॉलेज की तरह पढ़िए कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमी बिहेव कर रही है, कैसे हुआ, क्या ना हुआ, और इसमें ना आपको मेमोराइज भी करनी पड़ेंगी चीजें, क्योंकि आपको लाइन वाइज एक सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी कि किस तरीके से इकोनॉमी काम करे। यहाँ तो एक बेसिक चीज फिर भी फ्रेमवर्क है, बट आगे जब मैं आपको ट्रेंड्स बताऊंगी ना कि इतने से इतने परसेंटेज आएगा, इतने से इतने परसेंटेज, उसको लर्न करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। एज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO, इंडिया हैज बीन एट द फॉरफ्रंट। ठीक है, ये पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब है इंडिया हैज केप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड इन WTO by removing quantitative restrictions on imports and reducing tariff। इंडिया ने क्या किया है, अपना जो कमिटमेंट है लिबरलाइजेशन कर दिया है उसने, आप जानते ही हैं, और क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया है। और उसने अपना क्या है, जो उसने उससे क्या कहते हैं, जब लोन लिया था IMF और वर्ल्ड बैंक से, जो कंडीशंस फुलफिल करनी थी वो कंडीशंस भी उसने फुलफिल की है। अब इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स। अब बच्चों जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी कि आपको डेटा याद करना पड़ेगा, अब हम इसको उसी तरीके से डिस्कस करेंगे डेटा बेसिस पे कि एक्चुअली में हुआ क्या था। पोस्ट 1991 इंडिया विटनेस अ रैपिड ग्रोथ इन GDP ऑन अ कॉन्टिन्यूअल, ये यहाँ से सॉरी, ऑन अ कॉन्टिन्यूअल बेसिस फॉर 2 decades। पोस्ट में क्या रहा कि रैपिड ग्रोथ आई किसमें, 2 decades तक, ठीक है, 2 decades तक, पोस्ट 1990 से लगा लो 2000 से लगा लो 2010, इस पीरियड के बीच में जो 2 decades आई हमारी, ये क्या है, ग्रोथ जो थी रैपिड ग्रोथ थी। द ग्रोथ ऑफ द GDP इंक्रीज फ्रॉम, अब क्या है बच्चों, इसको देखो 5.6% से 1980 से 1991 टू 8.2% 2007 से 12, 2 डिकेड की ही बात करें, कैसे गया 5.6 से 8.2 पे हमारा ये GDP करा। आप जानते ही हैं कि GDP क्या होता है, नथिंग बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिससे हम इकोनॉमी की ग्रोथ को मेजर करते हैं। ड्यूरिंग द रिफॉर्म पीरियड द ग्रोथ ऑफ द एग्रीकल्चर हैज डिक्लाइन। अब ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म पीरियड में एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या था, डिक्लाइन था। देखो हो सकता है कि अगर पेपर में कोई हार्ड क्वेश्चन आ जाए आपको, तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं, ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज, मतलब आपको स्टेटमेंट भेज दिया, 2 स्टेटमेंट दिया कि ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर हैज इम्प्रूव्ड ड्यूरिंग द, मतलब पोस्ट हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पर आपको क्या पता है कि ग्रोथ तो डिक्लाइन हुई है, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स, और आप उसे इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। बट ये आपको पता कब होगा, जब आपको ट्रेंड्स पता हो कि कैसे इकोनॉमी ने
बिहेव किया। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिपोर्टेड फ्लक्चुएशन बट द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर हैज ग्रो। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या है बच्चों, फ्लक्चुएशन है, बट जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ थी वो क्या है, इट हैज गॉन अप। ठीक है, दिस इंडिकेट्स दैट द जीडीपी ग्रोथ इज मेनली ड्रिवन बाय द ग्रोथ इन द सर्विस सेक्टर। जीडीपी ग्रोथ किससे ड्रिवन है, सर्विस सेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन आ रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, फ्लक्चुएशन चल रही है, तो मेनली ग्रोथ कैसे आई, क्योंकि ग्रोथ तो आई है 5.8 से 8.2 गई है वो, तो किस वजह से आई है, वो इसी वजह से आई है, सर्विस सेक्टर। During 2012 to 2015, there has been a setback in the growth rates of the different sector witnessed post 1991. पोस्ट 1991 में क्या आया है, सेटबैक आ गया है ग्रोथ रेट्स में डिफरेंट सेक्टर की। देखो अब बच्चों हम क्या कह रहे हैं, व्हाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड हाई ग्रोथ ड्यूरिंग 2014, दिस सेक्टर विटनेस अ नेगेटिव ग्रोथ इन द सब्सिक्वेंट। हम कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने 2013-14 में तो हाई ग्रोथ करी, पर उसके बाद 14 वाला जो पीरियड है उसके बाद इस सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है। पहले के जो 2 डिकेड्स से जो हम बात कर रहे हैं 1990s के पोस्ट में बात कर रहे हैं, उसमें तो क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर का डिक्लाइन है। बाद में जब 2012-13 से 14 की बात आई तो उसमें क्या है, उसमें ग्रो किया, पर उसके बाद सब्सिक्वेंट ईयर में फिर से नेगेटिव ग्रोथ रेट रजिस्टर किया। अब आते हैं सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू विटनेस अ हाई लेवल ऑफ ग्रोथ। ये देखो बच्चों, एक ना हमारे कॉन्सेप्ट भी है जो आप बाद में पढ़ेंगे जॉबलेस ग्रोथ का, क्योंकि ये था कि बाकी सेक्टर्स की कॉस्ट पे मतलब सर्विस सेक्टर ग्रो करता जाता है, सर्विस सेक्टर, बट बच्चों हमारा क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इसमें ज्यादा कंसर्न नहीं रहता, लिमिटेड रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ रेट्स तो हमारी इकोनॉमी के बढ़ते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रोथ में इंक्रीज लाता है, ठीक है, बट उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट उतने लेवल से जनरेट नहीं होती, तो ग्रोथ तो हो रही होती है बट जॉब्स नहीं होते, तो इससे जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। फर्दर जो लेक्चर्स में हम इन्हें पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रॉपर्ली से एक्सप्लेन भी कर दूंगी क्या है। बस इस चैप्टर के हिसाब से जो लिखा है हम सिर्फ उसी पे स्टिक करेंगे, बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। While the service sector continued to witness a higher level of growth, higher than the overall GDP growth in 2014-15, the witness high growth rate of 9.8, मतलब हमारी जो GDP की ओवरऑल ग्रोथ थी उससे भी ज्यादा इस सेक्टर में ग्रोथ आ रही थी, जो कि 9.8% की थी। द इंडस्ट्रियल सेक्टर विटनेस्ड अ स्टीप डिक्लाइन। देखो क्या बात है, सिर्फ 2 सेक्टर्स तो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, मेजर ग्रोथ सर्विस सेक्टर में हो रही है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में स्टीप डिक्लाइन आया during 2012-13 and subsequent year it began to show a continuous positive growth। देखो इसमें आप देख रहे हो फ्लक्चुएशंस आ रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चली रही हैं, इसलिए हमारी इकोनॉमी में क्या है, सरकार क्या चाहती है, हमारे में एक साउंड मैन्युफैक्चरिंग बेस बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ जाए, लोगों को कारोबार मिले, हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो। तो हम क्या लेके आए हैं, आत्मनिर्भर भारत। आपने अखबार में, अपने न्यूज चैनल्स पे ये सब चीजें देखा होगा, इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि हम आत्मनिर्भर हो जाएं, खुद से खुद की चीजें बनाएं, उसीलिए हमारे क्या है, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हो, और जो कि मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सोर्स है। और इसीलिए एमएसएमई जो मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज है, उस पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है बच्चों, ठीक है। अब बात करते हैं, ओपनिंग अप ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड द फॉरेन एक्सचेंज। अब इकोनॉमी को ओपन कर दिया तो क्या आया इससे, एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज, एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज। बच्चों आप जानते हो हमारी इकोनॉमी मेजर सोर्स है रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड। रेमिटेंसेस का मतलब बच्चों बेसिकली होता है जैसे हमारी कंट्री से कुछ लोग बाहर जाते हैं, बाहर जाके वो रहते हैं, काम करते हैं, तो क्या है, बदले में वो पैसा यहाँ इंडिया में भेजते हैं, उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। हमारी मेजर क्या नंबर 1 है रेमिटेंसेस वाली कंट्री, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस आते हैं हमारे, मेजरली सिंगापुर से बच्चों आते हैं हमारे रेमिटेंसेस, ठीक है। द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच इंक्लूड्स द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट and the foreign institutional investment has increased from about $100 million to $30 billion in 2017। आप देख रहे हो कितना वास्ट चेंज आया है हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट $100 मिलियन से सीधा $30 बिलियन हो गई 2017-18 में। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज भी बता दूं, अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात करूं तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आई गेस 5th लार्जेस्ट हैं
इन द होल वर्ल्ड। तो सोचो हमने कहाँ पे हमें पैसा मांगना पड़ रहा था 14 मतलब दिनों के हमारे पास सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से, और कहाँ हम 5th लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर बन गए हैं। तो ये क्यों बन गया? क्योंकि हमारे इतने अच्छे रिफॉर्म्स हम लेके आए, इतने एफिशिएंटली हमने काम किया। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फ्रॉम अबाउट $6 बिलियन थे हमारे 1990 में, और अब $413 बिलियन हो गए थे 2018-19 में। और अब जो प्रेजेंट कंडीशन है बच्चों 2023 की, वो तो यूजुअली 500 बिलियन डॉलर्स जो है ना उससे प्लस हो जाती है मैक्सिमम टाइम्स। ठीक है, इतने ज्यादा हमारे हाईएस्ट रिजर्व्स है। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होल्डर्स इन द वर्ल्ड, आई गेस 5th लार्जेस्ट, आप इसे चेक कर सकते हैं। 5th और 6th में फ्लक्चुएट करते हैं, बट आई गेस 5th ही है सिंस 1991। इस फैक्ट को भी पूछ सकते हैं, अगर फैक्ट बेस में पूछ ले तो उसको पढ़ लीजिएगा। Since 1991, India has been a successful exporter of auto parts, pharmaceutical goods, engineering goods, IT, software and textile। देखो एक ट्रेंड पता चल रहा है कि किसमें मेजरली इंडिया ने ग्रो किया। किसमें? हमारे ऑटो पार्ट्स हम लोग बेचते हैं, फार्मास्यूटिकल गुड्स बहुत ज्यादा बेचते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हम बेचते हैं बाहर, IT, सॉफ्टवेयर, ये सारे में हमने अपने एक्सपोर्ट्स को मेजर डेस्टिनेशन बन गए हैं हम एक्सपोर्ट्स के। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट। ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट कैसी थी पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में? दो द जीडीपी ऑफ द कंट्री हैज इंक्रीज बट द रिफॉर्म लेड ग्रोथ हैज नॉट जनरेटेड सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द कंट्री। बच्चों अभी थोड़ी ही देर पहले मैं आपको एक स्मॉल सा कंसेप्ट बता रही थी जॉबलेस ग्रोथ का। ठीक है, उसी का यही रिफ्लेक्शन है। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? आपने देखा होगा कि सर्विस सेक्टर में क्या हुआ। सर्विस सेक्टर में बच्चों बेसिकली ये चीज हुई कि सर्विस सेक्टर ग्रो तो करता है, हमने आउटसोर्सिंग ली, IT सर्विसेज दे रहे हैं, अलग अलग चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे हमें क्या है बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आ रहे हैं। ठीक है, GDP ग्रोथ रेट बहुत इंक्रीज हो रहा है, बट क्या हो रहा है? सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, जो कि सर्विस सेक्टर की वजह से आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म्स आए थे उससे क्या फायदा है? एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है बच्चों वो डिसेलरेटिंग रही, कम हो गया। आपने देखा ही होगा पहले के 2 डिकेड्स में एग्रीकल्चर ग्रोथ कम हुई, फिर उसके बाद 2012-13 से 14 में वो एक्सपैंड हुई, फिर उसके बाद फिर डिसेलरेटिंग रही। तो मेजरली हम क्या है, रिफॉर्म्स क्या रहे? डिसेलरेटिंग रहे। फिर सिंस 1991 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेजेस, रिसर्च, एक्सटेंशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी किया था उन्होंने, वो कम हो गए हैं। देखो अगर एग्रीकल्चर को ग्रो करना है तो बेसिकली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे ही आपको रिटर्न्स मिलेंगे? तो वही चीज हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने प्रॉपर्ली इन्वेस्टमेंट नहीं किया। आप जानते हैं ये सारी चीजें हम लोगों को अब जाके समझ आ रही है, इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसी में एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड को लेके आई है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ये लेके आई है पॉलिसी में, अपनी बजट पॉलिसी में, ताकि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट हो सके और फार्मर्स को डबल रिटर्न मिल चुके। इसीलिए आई थिंक 2019 का भी हमारा यही मोटो था बजट का कि डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो यही मोटो लेके सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है एग्रीकल्चर में, ताकि जो हमने पास्ट में मिस्टेक्स करी वो अब हम ना करें और हम ग्रोथ हाईएस्ट पे पहुंच सके। The partial removal of the fertilizer subsidy has led to increase in the cost। अब क्या है, जो हमने फर्टिलाइजर की सब्सिडी पे जो पार्शियल रिमूवल लाया उससे क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो बढ़ गया, जिससे वे सीवियरली इफेक्टेड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। देखो बड़े फार्मर्स तो फिर भी अफोर्ड कर लेते हैं, बट छोटे छोटे हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो कि मेजर फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की ना बच्चों ये भी डेफिनेशन दी है कि इनका 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड ये होल्ड करते हैं। ऐसे बहुत ज्यादा फार्मर्स थे। तो क्या हुआ, जब फर्टिलाइजर की सब्सिडी को पार्शियली भी कम कर दिया गया तो उनके लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिनसे उनको लॉसेस भी होने लगे। ये रीजन हम डिसेलरेशन की पढ़ रहे हैं। Number of policy changes such as a reduction in import duties on the agricultural product, import duties जो कम कर दी गई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कम था,
लिफ्टिंग ऑफ द क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जैसे वीट, राइस, जो मेजर हमारी चीज उन पे भी हटा दी गई। ये सब फार्मर्स को इम्पैक्ट करेंगे, इसी वजह से डिसेलरेशन है। आप देखो लाइन बाय लाइन क्या है, आपको कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है। पहले क्या है बच्चों, पहला तरीका आप जानेंगे व्हाट वाज कंडीशन, ठीक है, व्हाट वाज कंडीशन, इसके साथ व्हेन भी जानेंगे कि कब थी। फिर आप जानेंगे व्हाई, कि मतलब कॉज क्या रहा, ठीक है। फिर आप इसको अगर प्रेजेंट से जोड़ेंगे कि किया क्या गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टोरी को जोड़ते चले जाइए कि क्या हालात थे, क्यों थे, कैसे हुए, अब क्या कर रहे हैं, स्टोरी की तरह लेके चलो, बहुत इजीली समझ आएगा सब चीज। अब नेक्स्ट पॉलिसी चेंज क्या था, बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटेजीज इन एग्रीकल्चर देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स द प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। देखो इसमें क्या ध्यान दे रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट से हमने प्रोडक्शन किसके लिए करना, एक्सपोर्ट मार्केट के लिए। देखो क्या है, प्रोडक्शन फॉर द डोमेस्टिक मार्केट से हम कहां गए, प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट। एक्सपोर्ट मार्केट के लिए हम लोग चले गए, तो हमने क्या है, डोमेस्टिक मार्केट से एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकसिंग ऑन द कैश क्रॉप। किस पे, कैश क्रॉप से फोकस होने लगा, जो कि कमर्शियली ग्रो करी जाती है, जैसे कॉटन, जूट, शुगर केन, ये सारी कैश क्रॉप्स होती है। क्यों ग्रो करी जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है फार्मर्स को। तो उन्होंने क्या किया, ओपनिंग से डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट मार्केट पे फोकस होने लगा। देखो इसका रीजन है, क्या रीजन है कि जैसे सपोज हम कर लो, हमारी कंट्री में 30 रुपए किलो का अनाज बिक रहा है, गेहूं बिक रहा है, ठीक है, और अगर बाहर हम बेचते हैं तो सपोज बाहर 250 रुपए किलो बिक रहा है, ठीक है। और फार्मर क्या करता है, अगर बाहर बेचता है सारी चीजें, सब कॉस्ट वूस्ट कटा के उसको ना, मतलब ये 250 रुपए जो बाहर बिक रहा है, इस पे 170 रुपए बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये 30 रुपए किलो बिक रहा है। अगर फ्यूचर में इससे क्या हुआ, ये जो 30 रुपए किलो जब वो बेच रहा है, तो वो क्या कर रहा है, हमारी कंट्री में से अनाज उगा तो उतना लैंड अवेलेबिलिटी उतनी ही है, प्रोडक्शन उतनी, पर बाहर बेच रहा है। उससे क्या हमारी कंट्रीज में तो कम अवेलेबिलिटी होगी, उससे क्या हमारे प्राइसेस राइज हो गए। सपोज ये डबल हो गए, डबल से भी ज्यादा हो गए, सपोज 70 हो गए, ठीक है। बाहर की कंट्री में तो 250 ही है, उसको प्रॉफिट 170 रुपए का ही हो रहा है, ठीक है। तो तब भी वो उसी के लिए बनाएगा, ठीक है। प्राइस हमारी, इससे क्या हमारी कंट्री में तो प्राइस राइज होते रह रहे हैं, पर बाहर की कंट्रीज में वो चीज वो पहुंचाई जा रहा है। तो हमारे में क्या है, जैसा कि ये कह रहा है, फोकसिंग ऑन द कैश क्रॉप्स इन लिeu ऑफ द प्रोडक्शन, दिस पुट्स अ प्रेशर ऑन द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन्स के प्राइसेस पे प्रेशर डाल रहा है, क्योंकि वो प्रोड्यूस किसके कर रहा है, फॉरेन मार्केट के लिए रादर देन डोमेस्टिक मार्केट। ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है इस चीज का। अब बात करते हैं रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर की बात कर ली, अब इंडस्ट्री की बात करें कि इंडस्ट्री ने किस तरीके से बिहेव किया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन। क्या आया है इसमें, स्लो डाउन, क्योंकि मेजरली मैं बता चुकी हूँ सर्विसेज सेक्टर में ही ग्रोथ आ रहा था ज्यादा, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज इन डिमांड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज चीपर इंपोर्ट्स, इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो हमारा क्या था कि हमारे जो गुड्स की थी वो डिमांड कम होने लगी। क्यों, क्योंकि बाहर से सस्ता मिल रहा था। आपकी जैसे देखते हो हमारी कंट्री में, एक मैं नॉर्मल सा लेडीज के लिए एग्जांपल बता देती हूँ जो आप रिलेट भी कर सकते हो। पहले क्या होता था, हमारी कंट्री में कपड़ा लेके सूट सिलवाई कर रहे हैं और अच्छे से सूट बना रहे हैं, जिसमें हमारे टेलर को भी काम मिल रहा है, ठीक है। जो कपड़ा बेच रहा है पहले उसको काम मिल रहा है, ठीक है। डायर है, उससे डाई करा रहे हैं, उसको काम मिल रहा है, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। बट पता है क्या, उससे ना कॉस्ट क्या है, डायर को भी आपने सपोज 30-40 रुपये आपने डायर को दिया, कपड़े वाले को दिया 400-500 रुपया, फिर स्टिचिंग वाले को 400-500 रुपए दिया, तब जाके आपको वो चीज खुद मिली, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, मशीन मेड प्रोडक्ट्स है। आप देखते हो अमेजोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट पे हो गया, मीशो पे हो गया, आपको वही सेम कुर्ती स्टिच करी कराई, ठीक है, कुछ नहीं करना, आपको 500 रुपए मिल गई। कहाँ आपके 1000-1200 रुपए लग रहे थे और कहाँ आपको 500 में सेम चीज मिल गई। तो आप ऑब्वियसली 500 वाली चीज खरीदोगे, जैसा कि इकोनॉमी में हो रहा है। तो वही चीज हुई कि चीपर इंपोर्ट जो थे मशीन मेड, उनको ज्यादा इंपोर्ट करने लगे, ठीक है। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट थी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसलिए हमारा तो कॉस्ट हाई था ही, क्योंकि हम वो चीज बना रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, हमारी डिक्रीज होने लगी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की डिमांड। ग्लोबलाइज वर्ल्ड में क्या हुआ, ग्लोबलाइज वर्ल्ड, अब देखो कैसे सीक्वेंस करें, हमने इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया, ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई, बाहर के प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ आने लगे, हमारे वहां जाने लगे। तो इंडस्ट्रीज क्या हो गई, वल्नरेबल हो गई फॉरेन कंपटीशन के, मतलब फॉरेन गुड्स हमारी इंडस्ट्री, मतलब हमारी इकोनॉमी में फ्लड करने लगे। वो बाहर के मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने लगे, सिले सिलाए, ठीक है, मशीन से बने बनाए,
तो उससे क्या हुआ, चीप इंपोर्ट्स आने लगे। चीप इंपोर्ट्स ने क्या हुआ, डिमांड फॉर द डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड को रिप्लेस कर दिया। ये मेजर नुकसान होने लगा। इसीलिए हमारी कंट्री में क्या आने लगा है, क्या हमारे में आत्मनिर्भर भारत है कि खुद का ही मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाएंगे, बाहर से नहीं मंगाएंगे, खुद बनाएंगे। Globalization leading to the free flow of goods and the services have adversely affected the local industries and employment opportunities. Obviously बात है, जब इंडस्ट्रीज ही मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, बाहर से सारी चीजें मंगाने लगेंगे तो हमको तो नुकसान होगा ही ना। तो वही चीज है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से फ्री फ्लो जो है गुड्स का वो इम्पैक्ट हुआ है, हैम्पर हुआ है। Developing countries like India still does not have access to the डेवलप कंट्रीज मार्केट बिकॉज ऑफ हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, हमारी कंट्रीज देखो, हमने तो अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, पर डेवलप कंट्रीज में क्या है, हाई नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिससे क्या है हमारा उनकी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स पे एक्सेस नहीं। एग्जांपल से जान लेते, ऑल्दो ऑल कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग हैव बीन रिमूव्ड इन इंडिया। इंडिया में तो रिमूव हो गए कोटा रिस्ट्रिक्शन, किस पे, टेक्सटाइल पे और क्लोथिंग पे। ठीक है, बट यूएस ने क्या करा है, यूएस ने रिमूव नहीं करे हैं ये कोटा रिस्ट्रिक्शंस। यूएस ने ये कोटा रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव नहीं करा है ऑन द टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना, ताकि वो क्या कहता है कि हमारे प्रोडक्ट्स की डंपिंग ना हो जाए। तो यूएस ने तो रिमूव नहीं किया, हमने रिमूव कर दिया है, तो उस वजह से हमारी कंट्रीज में तो चीप गुड्स हैम्पर कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को, उनकी को हैम्पर नहीं कर पा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है कि डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट ने किस तरीके से बिहेव किया था। एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेस अ टारगेट ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर। हर साल क्या होता है, गवर्नमेंट एक टारगेट बनाती है कि जैसे 1 लाख करोड़ हमें जनरेट करने डिसइन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो अब देखते हैं पुराने टाइम में कितना किया था और कितना उन्हें जनरेट हुआ। फॉर इंस्टेंस 1991-92 में टारगेटेड वॉज 2,500 करोड़ हम मोबिलाइज करेंगे, पर कितना पैसा उन्होंने लिया, 3,040 करोड़ ज्यादा टारगेट से, मतलब 2,500 प्लस 3,040 करोड़ इन्होंने टारगेट से भी ज्यादा कमा लिए। ठीक है, इन 2017-18 टारगेट कितना था, 1 लाख करोड़ का था। कितने के, 1,57,000 करोड़। ठीक है, ये ज्यादा। इसकी वजह से ना पता है, कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर वैल्यूड है, इसी वजह से कि डिसइन्वेस्टमेंट रिसीव्स ज्यादा मिलने लगी है। तो आप क्या इस बात से सहमत हैं कि नहीं है? खुद अगर आप रिसर्च वर्क करना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट हमारे सिलेबस का ये पार्ट नहीं है। आपको सिर्फ इतना जानना है कि ट्रेंड कैसा था। Assets of the public sector undertakings have been undervalued and sold to private sector। ये critics का मानना है। ठीक है, कि ऐसा हो रहा है। This is a viewpoint। अब है रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज। अब फिस्कल पॉलिसीज बेसिकली एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसीज कैसे रही। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। किस पे लिमिट डाली है, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। ठीक है, द टैक्स रिडक्शंस इन द रिफॉर्म पीरियड्स टैक्स aimed at yielding a larger revenue and curb tax evasion have not resulted in increase in tax revenue for the government। हमने क्या किया, हमने टैक्स रेट्स को कम कर दिया ताकि हमें पता था कि ज्यादा टैक्स रखेंगे तो टैक्स इवेजन होगा उसके लिए। पर क्या कि टैक्स रेट्स जो हमने कम किए ताकि हम टैक्स बेस को बढ़ा सके, उससे क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने इनफ टैक्स रेवेन्यू नहीं किया, नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, फिर रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव कर्टेल्ड द स्कोप ऑफ फॉर रेजिंग द रेवेन्यू थ्रू द कस्टम ड्यूटीज। रिफॉर्म पॉलिसीज जैसे टैरिफ रिडक्शन, इसने क्या किया, दे हैव कर्टेल्ड द स्कोप फॉर रेजिंग द रेवेन्यू थ्रू द कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज के थ्रू उसने क्या किया, इट हैज कर्टेल्ड द स्कोप फॉर द रेवेन्यू रेजिंग, रेवेन्यू रेजिंग को कम कर दिया है इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट टैक्स इंसेंटिव्स आर प्रोवाइडेड टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स व्हिच फर्दर रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग द टैक्स रेवेन्यू। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करें, टैक्स इंसेंटिव्स तो लाए गए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, जिसने क्या रिड्यूस करा, स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज। मतलब बाहर वालों को बुलाने के लिए भी टैक्स के रेट्स को कम कर दिया गया, तो उस वजह से फिर टैक्स रेवेन्यूज कम हो गए।
दिस हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्सपेंडिचर, जिससे डेवलपमेंट और वेलफेयर एक्सपेंडिचर भी नेगेटिव। देखो ये थोड़ा सा यार मैं क्या बोलूं, थोड़ा सा बोरिंग तो होगा, बट आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, और ये चीज आपको अपने एग्जाम पेपर में लिखनी भी पड़ेगी। तो इसलिए लाइन टू लाइन ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। और अगर मतलब जैसे अगर याद करने में दिक्कत हो तो बार बार आप वीडियो को देखोगे, उससे याद करना आसान होगा, क्योंकि जब कोई पढ़ा रहा हो तो वो चीजें दिमाग में ज्यादा बैठती हैं। बच्चों अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के एंड में, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस किया, जो कि थी हमारी नथिंग बट LPG पॉलिसी है हमारी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, पहले लिबरलाइजेशन रिफॉर्म जाने, फिर प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का हमने जाना क्या फर्क था, फिर हमने ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन में एंड में करते हुए एक चीज बता देती हूँ आपको। ग्लोबलाइजेशन में आपको एक तो फायदा हुआ कि पीपल, टेक्नोलॉजी, इन सब का एक्सचेंज हुआ। ठीक है, मैन एंड मटेरियल का। ठीक है, ग्रेटर एक्सेस मिली मार्केट्स को। ठीक है, बट हमारे कुछ क्रिटिक्स और कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मेजरली एक टूल था बाय द डेवलप्ड नेशंस, ताकि उनको एक वाइडर और ब्रॉडर मार्केट मिले। और इससे क्या है कि जो इनइक्वालिटीज है बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मेजरली फायदा जो है बिग इंडस्ट्रियलिस्ट और बिग इंडस्ट्रियलिस्ट और ऑलरेडी वेल्दियर लोगों ने उठाया, जिससे जो डिस्पैरिटीज है और पॉवर्टी वो इंक्रीज हो गया। इट हैज ओनली बेनिफिटेड अ फ्यू सेक्शन, और इनकम कंसंट्रेशन और वेल्थ एक फ्यू हैंड्स में ही कंसंट्रेट रह गई है। क्योंकि क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन के तहत आपने क्या किया, चीप लेबर को हाई किया। लेबर तो एक्सप्लॉयटेशन हो गई हमारी कंट्री में, चीप लेबर हायर करके ह्यूज प्रॉफिट्स कमा लिए इंडस्ट्रियलिस्ट ने, बट जो एक्चुअली जो वर्कर्स थे उनको मेजर प्रॉफिट नहीं मिला है। इनफैक्ट काफी सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो फॉरेन कंपटीशन और इन्वेस्टमेंट्स को compete ही नहीं कर पाई, उसे बंद भी होना पड़ा। तो दोनों ही हम एंगल से चाहिए, बून भी है और बेन भी है। ठीक है, तो आपको एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखना है। आई होप आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर होगी। स्टिल आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू। और उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा चैनल है एडुक्रक्स CUET के नाम से। थैंक यू सो मच।